सामने वाले ने इनपुट भी ले लिया, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिला, तो रोकना तो पड़ेगा ही। आज मान लीजिए कोई दिल्ली से मैं माल मंगाया तो सीजीएसटी वाला दिल्ली जाके रेट नहीं मारेगा। जो ऑफिसर्स आपको डिटेन कर रहा है उसी को फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है। अब एवरी मंथ रिटर्न लगाना पड़ता है, इनफैक्ट 2-2, 3-3 रिटर्न लगानी पड़ती है। कंप्लायंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। कारण व्यापारी देखिए आज के डेट में 99% व्यापारी चोर नहीं है। माने पक्षपात नहीं है कि उसके लिए अलग यही तो विडंबना है कि मैन्युफैक्चरर का मार्जिन डबल 10 गुना होता है। आज 10 रुपया का आज सारा से खर्चा सर्वाइव कर लेगा। क्या जीएसटी ने कर दिया है व्यापार का बुरा हाल? कौन रहा नुकसान में, कौन हुआ माला माल? क्या जीएसटी बन गया है व्यापारियों के लिए जी का जंजाल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है। न्यूज़िस्तान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सरकार की मंशा है कि लगातार जीएसटी के मामले में जो विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं इसको कम करने की और जीएसटी के सरलीकरण की, परंतु ये जीएसटी व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। आज इसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय है जीएसटी पर चर्चा। तो हमारे साथ मौजूद हैं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि। तो सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देना चाहता हूं। हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री गौरी शंकर गोयल जी, जो मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, और अब मेरी बाईं तरफ है सीए श्री गौरव शर्मा, जो जीएसटी कंसल्टेंट हैं, और मेरी बाईं तरफ है सीपी ग्रुप रियल एस्टेट के श्री विजय अग्रवाल जी। आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, मेरी दाईं तरफ है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट श्री बीजू चक्रवर्ती। उसके बाद हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री जुगराज सिरोहिया जी, और अब हमारे साथ यहाँ पर हैं हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संदीप सिंह जी। आप सभी का न्यूज़िस्तान में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। जीएसटी को लेकर लगातार कोई ना कोई संशय, कोई ना कोई समस्याएं बनी हुई है। व्यापारी वर्ग काफी इससे नाराज है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया गया है। कुछ तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जीएसटी हमारे लिए गवर्नमेंट से तोहफा, ये भी है। अब इसे तोहफा माना जाए या और कुछ माना जाए, इस विषय में मैं सबसे पहले जुगराज जी से पूछूंगा। टैक्स और जीएसटी के मूल रूप को सरकार ने हटा दिया है, क्या इस बात की वास्तविकता को आप स्वीकार करते हैं? टैक्स के मूल रूप में जीएसटी क्या चीज़ हटा दिया, फिर क्वेश्चन कीजिए। टैक्स एवं जीएसटी के मूल रूप को सरकार ने हटा दिया। वैसे हटा दिया कि जीएसटी जब आज से जब लागू किया गया था तो हम लोग की मीटिंग होती थी हमारे एसोसिएशन में भी। जैसे मैं पश्चिम बंगाल ट्रेडर से पहले एक नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, तो हम लोग को सबके संशय था दिमाग में कि भाई जीएसटी आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। इसको लेके हमारे ऑफिसर लोग से भी मीटिंग होती थी, हमारे सीए वगैरह से, जो हमारे सीए हैं उनसे भी मीटिंग करते थे। वो लोग हम लोग इतना सिंपल तरीके से समझाते थे कि बस कुछ नहीं, बस फर्स्ट पॉइंट टैक्स लगना है, आप लोग निस्पीकर होकर काम कीजिए। और इतना इजी बताते थे कि हम लोग भी सोचे थे यार मज़ा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, हम लोग खाली बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, सारा सरदर्दी ख़त्म। मोदी जी तो हमारे लिए भगवान का रूप है और ऐसा आदमी को तो पूजा करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हो जाए तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेशन का काम हुआ तो टोटली डिफरेंट हो गया। अभी इम्प्लीमेशन इतना कठिन है हम लोग के लिए कि 15-15 दिन में रिटर्न देना पड़ता है। आज हम जैसा छोटा व्यापारी, आज हमारे खाली एक तो हम लोग का जो आज नॉर्थ बंगाल का स्ट्रक्चर है, आज हम लोग एक मिनी बैंकर के रूप में काम करते हैं। हम लोग अपने व्यापारी को उधार देते हैं। एक तो उसके चक्कर में हम लोग परेशान रहते हैं, जो गवर्नमेंट का ध्यान किसी को नहीं है। वो हम लोग अपने रिस्क में अपने जो छोटे व्यापारी हैं उनको उधार देके उनका भी घर को हमको चलाना है। गवर्नमेंट को भी पैसा आए चाहे नहीं आए, हमें टैक्स देना पड़ता है। 15-15 दिन में हमें जीएसटी रिटर्न देना पड़ता है। हमारे घर में कोई मर जाए, कोई बच जाए, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। हमें 15 दिन में रिटर्न देना पड़ता है। इतना कलमजी करके देना पड़ता है, इतना परेशानी में हम लोग को ला दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ, हम लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल अपना एक ट्रेडर क्षेत्र है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर खाली टी इंडस्ट्री बड़े रूप में छोड़ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रेडर को मार्जिन लिमिटेड होता है, आज आप कोई भी ट्रेडर से बात कीजिए, वो मैक्सिमम जो कंपनी की पॉलिसीज ऐसी होती है कि आप वो लोग ही तय करते हैं कि आपको कितने परसेंटेज में काम करना है। उतने परसेंटेज में हमें परिवार भी चलाना है, उतने में हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी देना, प्लस गवर्नमेंट और लोन जो लेते हैं। आज हमें अपने व्यापारी को चलाने के लिए हमें, कोई छोटे व्यापारी को लोन नहीं मिलता है,
वो लोग बड़ी आशा से हमारे पे डिपेंड रहते हैं। हमारे तो उनको हम लोग को चलाने के लिए भी हम लोग को गवर्नमेंट से जो लोन लेना पड़ता है सब हमारे पे डिपेंड है। तो इतना क्लमजी होने के बाद अब हम लोग को इतना जो जीएसटी में आपने जो बोला कि मतलब टैक्स के लिए, तो टोटली नया रूप देखने को मिल रहा है जो अभी हम लोग के लिए बियॉन्ड कैपेसिटी हो गया। क्या आप एक व्यापारी हैं, मुझे ये बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर चेन सिस्टम जीएसटी के कारण क्या खत्म होने के कगार पर है या खत्म हो चुकी है? डिस्ट्रीब्यूटर चेन सिस्टम जीएसटी की वजह से ख़त्म होने की कगार पे है या ख़त्म हो चुकी है, वैसे नहीं, कगार पे ज़रूर बोल सकते हैं। इसमें जो कंप्लायंस सिस्टम है उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर भी ग्रसित है और वो भी विक्टिमाइज्ड है, एंड जो ट्रेडर है वो भी विक्टिमाइज्ड है, हर कोई विक्टिमाइज्ड है। मतलब कंप्लायंस लेवल सरकार की तरफ से इतनी हाई हो गई है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हो, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो एंड ट्रेडर हो और रीसेलर हो, हर एक को प्रॉब्लम है। तो ये कंप्लायंस लेवल अगर सरकार कम करे या प्रोविजंस जो उल्टे पुल्टे लेके आ रहे हैं टाइम टू टाइम, इसको अगर ठीक करे तो सब कुछ बचा जा सकता है। अदरवाइज टाइम वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। गौरी शंकर जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अभी लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ट्रेडर हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उत्पादक को फ़ायदा हो रहा है। एक मर्चेंट एसोसिएशन के से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ये बात क्या वास्तविक रूप से सच है? देखिए, ट्रेडर का यूज़ क्या है, टैक्स जीएसटी देने में व्यापारी कोई पीछे नहीं है। मेरा उद्देश्य जीएसटी देने में नहीं है। आपने व्यापारियों को, बड़ी कंपनियों को बचाने के लिए व्यापारियों को फंसा रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। आज मान लीजिए कोई उदाहरण के हिसाब से मैं दिल्ली से कोई सामान लेके आता हूँ 5 लाख रुपये का, 5% जीएसटी है, 25,000 रुपये ऑलरेडी पेड इन जीएसटी मैंने पेड कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ आने में कोई गलती भी हो जाए हमारे व्यापारी की, तो हमने तो भाड़ा के ऊपर, हमारी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे सकते हैं, उससे बेसी तो हमने चोरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमको पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स क्यों देना पड़ेगा? वो भी पहले, इस बजट से पहले आप 18% कोई आइटम टैक्स था, तो 18% 36% आपको टैक्स देना पड़ता था, फिर 18% फिर देंगे तो रिवर्स आपको मिलता था। तो 54% टैक्स एक आइटम पर लग जाता है, तो कौन सी नाइज प्रक्रिया है? और आप कहीं जा नहीं सकते हो। जो ऑफिसर्स आपको डिटेन कर रहा है उसी को फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है। ये कैसे जस्टिफाइड है? आप कोई भी, मेरी गलती हो या ना हो, आप मेरे को ऊपर कैसे प्रेरणा लगा के आप मेरे को माने फांसी दे दिया, कैसे दे सकते हैं आप? हमें सुनने का मौका दें, हमें रिवाइज करने का मौका दें, हमारी गलती कहीं है तो उसको दें। यहाँ डिफरेंस दूसरा ढंग का हो रहा है, ऑफिसर को खाली पावर दिया जा रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है, उनको बचाने के लिए हमें फंसाया जा रहा है। हमारे व्यापारी की गलती कहाँ है? मतलब आपका कहने का मतलब बलि का बकरा आप लोगों को बनाया जा रहा है। अच्छा, ये बात आप मान रहे हैं? 100%। अच्छा गौरव शर्मा जी, ये है प्रोविजनल अटैचमेंट, ये क्या कानून है? ये नया कानून है ये क्या? देखिए, कानून पहले से है। अभी बजट में ये जो चर्चा का जो विषय है बजट में क्या क्या, पहले एक केस प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती थी तो उसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती थी, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती थी, वहाँ से पैसा ले सकती थी। अभी गवर्नमेंट ने ये जो बजट में लाया है उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका कोई केस स्टार्ट ही हो गया और उनको लगता अगर है कि आपका माने आप रेवेन्यू के प्रीजुडिशियल हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। माने आपका केस कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले भी, माने एक बस चिट्ठी निकली है तो गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि नहीं आप बाद में कोऑपरेट नहीं करेंगे या टैक्स का गवर्नमेंट को हर्जाना होगा तो उस समय भी वो आपका कर सकती है। ये अभी तक पास नहीं हुआ, ये बजट में है, ये होगा। आसार नजर आ रहा है? नहीं, वो तो बजट में ही। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए इंडिया में कोई भी कानून अगर आता है या कुछ भी अगर होता है तो उससे पहले पब्लिक के लिए भी ना एक टाइम पीरियड दिया रहता है अपना व्यूज़ रखने का। बजट है, अभी तक पास नहीं हुआ। ट्रेड एसोसिएशन जैसे आज यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी, सबको ना अपना एक रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन जरूर देना चाहिए। माने हर एक, इंडिया में बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन है, सबकी तरफ से अगर जाता है ना तो जो फिनेंस मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हैं उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी तो उनके आसपास जो है वो ये बोलते हैं हाँ ये कर दो, वो कर देती हैं। रेवेन्यू आप देखिए अक्टूबर से बढ़ ही जा रहा है जीएसटी का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो गवर्नमेंट को तो यही लग रहा है ना कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, तो उनको तो बताना पड़ेगा नहीं अच्छा नहीं चल रहा। तो अच्छा, जैसे 26 तारीख को एक स्ट्राइक भी कॉल हुई है, बाद में कि शायद सब एसोसिएशन अभी वहाँ पे ज्ञापन भी दे रहे हैं, भेज रहे होंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दरकार है। विदाउट कम्युनिकेशन गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जी, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में जीएसटी को लेकर कुछ समस्याएं हैं? देखिए, रियल एस्टेट की बात जहाँ तक मैं करूँ तो रियल एस्टेट में मेन समस्या है जो कि सभी पैनलिस्ट ने यहाँ बताया
कि कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे रियल एस्टेट में एवरी मंथ हमारे को रिटर्न लगाना पड़ता है, जो कि इससे पहले सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स में हमारे को हाफ ईयरली रिटर्न लगाना पड़ता था, अब एवरी मंथ रिटर्न लगाना पड़ता है। इनफैक्ट 2-2, 3-3 रिटर्न लगानी पड़ती है। कंप्लाइंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ये एक समस्या है। और एक और समस्या है जो कि एक हमारे सपोज़ हम 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे, आईटीसी हम ऑप्ट करें या ना करें। तो आईटीसी ऑप्ट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में 45 लाख तक के यदि कोई फ्लैट है तो उसमें 1% डायरेक्ट जीएसटी हम पेमेंट कर सकते हैं, और 45 लाख के ऊपर यदि कोई फ्लैट चला जाता है तो उसके ऊपर में 5% जीएसटी लगता है। तो मेरे समझ में आज के दिन में जब इतनी महंगाई बढ़ गई है तो इस लिमिट को सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार चाह रही है कि सभी का अपना घर हो। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का स्कीम इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि सभी का अपना घर हो जाए। लेकिन जहाँ तक टैक्सेशन की बात है तो वो लिमिट मेरे ख्याल से 45 लाख से बढ़ा के एटलीस्ट 75 लाख करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम प्रॉपर्टी इस तरह की रह गई है जो विद इन 45 लाख के ब्रैकेट में आज के दिन आ रही है। उससे ऊपर की जा रही है सब। हाँ जी, इसमें ये समस्याएं हो रही है। हाँ जी। अच्छा बीबी जी, मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं आप, आपके क्षेत्र में जीएसटी को लेकर कुछ समस्याएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारे में समस्या ज़रूर है। जो पे करते थे जीएसटी की परसेंटेज वो इट वाज 15, नाउ इट इज़ 18। सो उस क्षेत्र को छोड़ के अगर हम देखें कि हाँ शेयर मार्केट के लिए वो कैसा है, सो परफेक्टली ओके है। सर लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी चीज़ों में व्यवसाय लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो सही बात है। जितनी जीएसटी सिंप्लीफाई हो जाए उतनी अच्छी है। बट जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, अगर आप अप्रैल के समय की अगर टैक्स की कलेक्शन देखेंगे जीएसटी की, इट वाज अराउंड 32,000 करोड़। वही चीज़ जो 2019 में थी, इट वाज अराउंड 1,13,000 करोड़। और अभी आप दिसंबर की अगर देखेंगे तो इट वाज 1,15,000 करोड़। सो जैसे जैसे जीएसटी के कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे शेयर मार्केट में बुल रन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊंचाई में चल रही है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 52,000 टच जो कर चुकी है। सो आने वाले 2-3 महीने में, मतलब आप फरवरी में और आपके मार्च में अगर हमारी कलेक्शन और ज़्यादा हो जाती है तो और थोड़ा बुल रन देखेंगे। बट ये सही है, सबके लिए सिंप्लीफाई हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि 45 लाख से अगर वो 75 लाख तक जाए तो बहुत अच्छा है। जो एक चीज़ देखा तो मैंने, जो एग्जम्पशन दिया गया था कि अप टू 40 लाख, जो 20 लाख था पहले, वो 40 लाख हो गया है। वो मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे देखा था मैंने कि ऑलमोस्ट 93% जो लोग हैं जो आईटी फाइल करते हैं या कुछ करते हैं लाइक इनकम टैक्स में, सो वो बिलो 40 लाख में है। ओनली 7% आर कमिंग अंडर अबव 40 लाख का। तो वो चीज़ को अगर देखा जाए कि सभी अगर मिलकर टैक्स है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए इनपुट आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इनपुट आउटपुट लेना बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। वो सारी चीज़ को भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे टैक्स के कलेक्शंस और भी बढ़ेंगे। और दूसरों के लिए अगर थोड़ा कम कर दिया जाए तो नंबर्स मिलकर अगर छोटे छोटे भी देंगे तो बड़ा लगेगा दिखने में। तो थोड़ा टैक्स में इसमें कमी लानी चाहिए और थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए, और हमारे शेयर मार्केट के लिए अच्छा होगा। सुधार होना जरूरी है। सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है। जुबिया जी, ये बताइए, ई वे बिल, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है व्यापारी वर्ग को, क्या है ये समस्या है? ई वे बिल का देखिए, पहले अभी एक नया बिल पास हुआ है कि पर डे 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर मान लीजिए, वो आज दिल्ली से हम कोई माल मंगाते हैं, जैसे गौरी शंकर जी ने एक बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है कि गुजरात से मान लीजिए मेरा माल चला, माल दिल्ली या यूपी बॉर्डर में मेरा माल पकड़ लिया, माल अगर हम मंगाते हैं या हमने कच्चा में कम रेट में मंगाया या क्वांटिटी कम मंगाया, भेजने वाला भी तो चोर है ना। अगर हमारे नजर ट्रेडर को चोरी का नज़र से देख रही है तो मैन्युफैक्चर का बिल अगर उसका है तो गलती तो उसने भी की है, तो सारा दंड का भागी हम क्यों बने? मेरा क्वेश्चन एक ये है सरकार के सामने, अगर आपको लगता है कि ट्रेडर चोर है तो साथ में मैन्युफैक्चर भी इसके साथ बैठ जाए। शंकर जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो देखिए जेन्युइनली है। बहुत से आजकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत से बड़े बड़े कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो वो तो करते हैं, ठीक है, चोरी वाले पार्ट अलग। मेरा बोलने का मतलब है, आप रूल्स ऐसा बना दिया है, 100 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर कर दिया, और आप 200 किलोमीटर में मानी कैलकाटा का 3 दिन का समय मिलता है, रोड की व्यवस्था नहीं है, कनेक्टिविटीज़ नहीं है, कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई दिन बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? और आपके यहाँ पर पेनल्टी है, कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ पर माने पैनल आप चार्ज लगा देंगे मेरे को, हमारी गलती नहीं तभी हम दंड भरना है, ये कौन सा तरीका है? और बड़े बड़े टेलर आते हैं, उसकी स्पीड लिमिट होती है, अगर बेसी स्पीड चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। आज टेलर में आप 10, 15, 20 से स्पीड ज़्यादा नहीं चला सकते हैं।
और उसको एक लिमिटेशन है 100 किलोमीटर आप कितना आजकल माल तो आजकल है नहीं कि आपको किलो के हिसाब से मंगाना है। जब बिजनेस बड़ा करेंगे या बड़ा काम करेंगे तो नेचुरली टेलर में आना पड़ेगा बहुत सा आइटम। तो आप 200 किलोमीटर पर कर देंगे, उसमें अगर गलती कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो ये सब ये क्या मतलब है। तो ये सब तो अननेसेसरी हम लोग के लिए एक परेशानी वाली प्रॉब्लम है ना। उसमें अगर माल रह जाए ट्रांसपोर्ट में हम 2 दिन नहीं उठाते हैं, जो भी रीजन से हो जाए तो अननेसेसरी हमें हरासमेंट होती है। जीएसटी कंसल्टेंट हैं श्री गौरव शर्मा जी, ये प्रोविजनल अटैचमेंट जो है इसे काला कानून कहा जा रहा है, व्यापारी वर्ग इसे काला कानून का नाम दे रहा है। तो वास्तव में ये काला कानून जो आप पहले बता रहे थे, तो क्या आप इसे मानते हैं ये व्यापारी वर्ग के लिए काला कानून के रूप में है? देखिए मैं बोलूँगा है, माने ड्रैकोनिन है, आपके सीवियर अनुसार ये है काला नहीं है। मतलब देखिए इसमें 2 चीज़ समझने की है। एक चीज़ जैसे अभी जितने भी पैनलिस्ट ने बात कही सब सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर कर दिया जीएसटी को, लेकिन देखिए जीएसटी आई जो है उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। अब गवर्नमेंट ना 1-2 चीज़ समझ नहीं सक रही। 1% आदमी फ्रॉडुलेंट है, उसके लिए वो 99% आदमी को ना मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब उनको भी भोगना पड़ रहा है। 1% जैसे फेक इन्वॉइसिंग हो गया, आईटीसी को लेके फेक इन्वॉइसिंग, तो अब गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वो रोकने के लिए। अब जैसे वो कुछ करने जा रही है तो बाद बाकी 99% जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, 99% आदमी जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ दोज 1%। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से करना चाहिए, इसमें कुछ एक रिलैक्सेशन या इस तरीके से लाना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को लाना तो पड़ेगा ही, इस तरीके से लाना चाहिए कि जो 99% आदमी हैं उनका भी हित देखें, उनको भी परेशानियां ना हो, और ये जो चोरी जो है फेक इनवॉइसिंग या आईटीसी की चोरी, ये सब भी रुके। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे गौरी शंकर जी, मेरा ये सवाल है, ये जो अभी इनपुट क्रेडिट ये आकर्षक माना जाता है जीएसटी में, तो इसमें कुछ समस्याएं व्यापारियों को दिखाई दे रही है। इसमें ये एक समस्या आ रही है कि रिटर्न फाइल जो है इनपुट क्रेडिट का, सप्लायर रिटर्न फाइल अगर वो करने पर ही उसे मिलेगा, रिटर्न फाइल करने पर ही मिलेगा, और मंशा साफ है कि सरकार इनपुट का क्लेम व्यापारी को नहीं देना चाहती है। तो आप क्या मानते हैं इससे? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने परचेस पूरा 100% आरटीजीएस में पेमेंट करके माल लिया है। सामने वाला गलती कर रहा है, उसको दूंगा मैं क्यों भरूं? हो रहा उल्टा, यहाँ पर हमें दंड भरना पड़ रहा है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने पूरा 100% पैसा दिया है, चाहे कंपनी को दिया हो, चाहे प्राइवेट बिजनेसमैन को दिया हो, चाहे कहीं भी दिया, तो दंड तो उसको भरना पड़ेगा। पेनल्टी हम भरने तो पहले ये कानून नहीं था क्या? पहले अभी इस 2021 के बजट में ही लागू हुआ है। मतलब सारा चीज टेंडर पे छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, मैन्युफैक्चर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। मैन्युफैक्चर की कोई गलती नहीं मानते हैं वो लोग। एक ही बात दिमाग में रखे हुए कि ट्रेडर ही सारा चोर है। उनका नज़र के जो जैसे इन्होंने सिंपली जिस हिसाब से ये लोग बनाया है इन्होंने, तो मैन्युफैक्चर को मतलब इतना सुविधा दे रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, हम लोग को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे हालात फ्यूचर में, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बन गई है। जो लघु व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनकी कमर ये जीएसटी के कुछ नियमों के कारण टूट रही है, ये इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे व्यापारी जैसे वही जो बता रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही समय पर अगर नहीं मिलेगा, वर्किंग कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है। जो छोटे व्यापारी होते हैं 18% मोस्ट ऑफ द आइटम्स पर जीएसटी जो है 18% है। 28 भी हम लोग 28 भी मतलब कुछ एक आइटम्स में जो गवर्नमेंट बोलती है लग्जरी आइटम 28% है, मगर एक किंवदंती है कि सीमेंट जैसी एसेंशियल आइटम को भी गवर्नमेंट ने 28% वाले ब्रैकेट में रख रखा है। जबकि गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी, हर तबके का आदमी सीमेंट का इस्तेमाल करता है। जहां एक तरफ मोदी जी का सपना है कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक लागू हो जाना चाहिए और सीमेंट हर एक को लगना है, चाहे वो सरकारी काम हो, बेसरकारी काम हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, छोटा आदमी हो, मचौला आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, सीमेंट से ही घर बनेगा। उस पर भी 28% जीएसटी। खैर वो अलग बात है, मैं क्वेश्चन से ड्रिफ्ट कर रहा था। आप जो बता रहे थे लघु व्यापारी की जो कमर टूटने वाली बात, तो अब कई व्यापारियों के लिए उन्होंने नियम कर दिया कि जिनकी एक पर्टिकुलर टर्नओवर से नीचे है, इनका टर्नओवर से नीचे है, तो वो 3 महीने में अपने रिटर्न भरेगा। बाकी व्यापारी जिनका एक पर्टिकुलर टर्नओवर से, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से टर्नओवर अगर बेसी है, तो वो प्रत्येक महीना अपना रिटर्न भरेगा। वो जो 3 महीने में रिटर्न भर रहा है, तो उसका तो जब उसका सप्लाई क्या या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 1 महीने में भर रहा है, उसको 3 महीने बाद मिलेगा। 3 महीने बाद मिलेगा। और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी लिमिटेड है, तो वो 3 महीने तक जो जबरदस्ती जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका खड़ा है सरकार के बुक्स में, मगर वो अवेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि सामने वाला जो छोटा व्यापारी है, सामने वाला व्यापारी है, वो 3 महीने बाद रिटर्न लगाएगा और इसमें
गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे ये चीज़ असल में ख़त्म हो गई है। ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत थी। अभी जैसे QRMP स्कीम आ गई है, तो उसमें क्या है ना, उसमें बोल दिया गया अगर आपका B2B सप्लाई है तो आपको भी मंथली 13 तारीख तक आप भर दीजिए, 11 की जगह 13 कर दिया, जिससे सामने वालों को इनपुट मिल जाए। ये चीज़ अब आ गई है। अब ये हो गई है। हाँ जी, हाँ। नहीं, इशू खाली क्या है इसमें, आपने 3 महीने का टाइम दिया, वो अलग इशू है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हमारा जो व्यापारी है, अभी छोटे व्यापारी ने 5 करोड़ तक की छूट दे दी गवर्नमेंट ने। उस टैक्स लायबिलिटी आगे तो उसको हर 15 आपको रिटर्न कैलकुलेशन करके टैक्स जमा देना है, तो हमें कार्ड तो बढ़ गया, घटा का हमारा रूल्स। टैक्स बर्डन तो हमारे पास रहेगी, रिटर्न का पार्ट जो टैक्स तो हमें मंथली देना पड़ेगा, तो हमारी बर्डन तो कम, खाली नाम पेपरों में खाली गवर्नमेंट ने बना दिया, बुद्धि उल्लू बनाने का तरीका है गवर्नमेंटों को। और ऑफिसर को पावर देना, देखिए जब आज के कोई ज़मानों में एसोशल कम्युनिटी एक्ट होता था, इनकम टैक्स का गवर्नमेंट ने इतना प्रोविजंस लाया है, तो वो प्रोविजंस GST में क्यों ला रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि देश के लोग नौजवान काम करें। आज बिजनेस कम्युनिटी 8 करोड़ बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग बिजनेस करते हैं इंडिया में। वो कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है, कल्पना के बाहर है, जिसमें गवर्नमेंट उसको कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। 24/7 365 डे वर्कर्स माने व्यापारी काम कर रहे हैं। आप किसान से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं व्यापारी, उनको सम्मान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। ये कहाँ का तरीका है। आप खाली व्यापारी आज बंद कर दे। कोरोना पीरियड में आप देखे होंगे, आज व्यापारी नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सब फेल होकर बैठे हुए थे। व्यापारी ने लोगों को घर में खाना पहुंचाया है, चाहे हमारे हर मोहल्ले के पाड़ा की दुकान के लोगों ने खाना पहुंचाया लोगों के पास। कहाँ बड़ी बड़ी कंपनी गई हुई थी तब। अब देखिए, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। छोटे व्यापारी को, छोटे दुकानदार को आप नहीं बचाएंगे, आपकी भारत चाहे हम लोग 5 मिलियन कंट्री में चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा, छोटे व्यापारी को बचाना है। और कितने रोज़गार दे रहे हैं, 8 करोड़ लोग इंडिया में हैं, 40 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, प्लस उनके परिवार को देख रहे हैं। आप ये कल्पना करो कितना बड़ा माइलेज है। इंडस्ट्रीज कितनी, आज की टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडस्ट्रीज कितने लोगों को रोज़गार दे सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। रोज़गार तो छोटे व्यापारी ही दे पाएंगे, ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था, रूल 86B, जिसमें गौरव जी और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसमें ये है कि हर जिस व्यापारी का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है मंथली, उसका इनपुट टैक्स अगर प्रोडक्ट अगर खड़ा भी है तो भी उसको कंपल्सरीली 1% आउटपुट टैक्स देना है। मतलब ये कहाँ का नियम है, मतलब ये जो वेरी स्पिरिट है, जो जिस स्पिरिट को लेके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया था, और इनफैक्ट इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया था, ये उसी स्पिरिट को पूरी तरह नलिफाई कर रहा है। ये जो सीमलेस क्रेडिट, जिसका मतलब इसी सीमलेस क्रेडिट के बेसिस पर ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ये रखा गया था, इंसेप्शन हुआ था, बट इसको पूरी तरह गवर्नमेंट ने नलिफाई कर दिया है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन लाके। गौरव जी, क्या ये इसमें कुछ ऐसी 1% ऑफ द, देखिए टैक्स अमाउंट है सर, एकदम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो जन पढ़ेंगे बहुत ही मिनिमम कैटेगरी के आदमी आएंगे। ये मतलब असल में और वो भी टैक्स अमाउंट के ऊपर रहेगा। तो जो मापदंड जो है उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ GST टैक्स पेयर्स विल फॉल इनटू दिस। लेकिन सर ने ठीक ही कहा कि इसमें है ना गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन लाना चाहिए। ये सब चीज़ जो भी हुआ ना, ये सब फेक बिलिंग के कारण, फेक इनवॉइसिंग के कारण, वो जो 1% वाला जो आदमी लोग फ्रॉडुलेंट है, इसलिए 99% को करना पड़ा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ लाने की चेष्टा कर रही है, तो इससे बाद बाकी जन को भी दिक्कतें आ रही है जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं। मैंने जितने भी जन हैं 99% जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं। तो इस सब चीज़ का समाधान होना चाहिए, ज्ञापन जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, और गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन लाना चाहिए। मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिस जा रहा है, एकदम वो वाली कहावत हाँ साबित हो रही है। बिल्कुल सही बात है ये। बिजू जी, बताइए, आने वाले समय में GST के विषय में आपके क्षेत्र में कोई सुधार होना चाहिए, या आप लोगों के लिए बिल्कुल सही चला जा रहा है? क्या सुधार तो बिल्कुल होना चाहिए अगर इतनी सारी बातें हो रही है। देखिए, वही सर पहले जो हमने बताया कि अगर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो GST तो बहुत बढ़िया है। और टैक्स जिस तरह से हर चीज़ों के ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि सीमेंट रिक्वायरमेंट सबको होती है, गरीब से लेके एक अमीर को भी, बट उसमें भी अगर आप टैक्स इतना ज़्यादा पे करवा रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो? इंडिया को अगर आप स्वाधीन मतलब और ज़्यादा आप इकोनॉमी को मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हो, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमें जॉब भी चाहिए। वो जॉब तो मिल रही नहीं है किसी को, तो काम ही करना है। तो व्यवसायी हैं जो दूसरे को जॉब देंगे,
तो इस तरह से अगर सब कुछ होना है तो सुधार बहुत ज़रूरी है सर, सुधार करके आगे बढ़ें तो बढ़िया है। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारी वो तो काफ़ी रह जाती है। उन्होंने कहा था कि जैसे जीएसटी स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर से 2% जीडीपी में वो ऐड करेगा अपने जीडीपी में, जीएसटी का जो परसेंटेज ऑफ इनकम आएगा हमारे में, बट वो तो ऐड नहीं हो रहा है। वो काफ़ी नुकसान हो गए थे उसके आने के बाद, धीरे धीरे हो सकता है ऐड हो रहा है। एवरी ईयर जैसे इस साल बोला गया था कि एवरी मंथ 1,25,000 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए, बट वो भी नहीं हो रहा है। वो भी इतने प्रॉब्लम के कारण से नीचे ही जा रहा है। जस्ट आई डोंट नो कैसे करके अच्छा हो गया कि सबके व्यवसाय अच्छे गए, बिजनेस अच्छा हुआ कि दिसंबर में कलेक्शन अच्छा हो गया। तो उस चीज़ को अगर सिंपल करें, सब कुछ सही रहे हर चीज़ों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। अच्छा, एक चीज़ आपके क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जैसे सरकार का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए और टैक्स चोरी को रोकने के लिए कई नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही लोग तो नहीं मान रहे व्यापारी, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, कुछ ऐसे कानून हैं जो आपके क्षेत्र में नुकसान साबित हो रहे हैं आप लोगों के लिए? जैसे कानून यदि अपन बात करें तो कानून, एक कानून आया था बीच में 43 CA और 56 AC, यदि मैं वो गौरव जी ज़्यादा बता पाएंगे। आईटी का एक कानून आया था, वो जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, चूँकि आपने कानून के बारे में पूछा। तो उसमें ऐसा है कि वैल्यूएशन के ऊपर में, सपोज हम आज एक कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वैल्यूएशन यदि ऊपर है तो उसकी, यदि वैल्यूएशन नीची है, सपोज हम रजिस्ट्री करते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं, एज एन एग्जांपल बताता हूं मैं, 2 लाख की कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं और उसकी गवर्नमेंट वैल्यू कई जगह देखी गई है कि 2.5 लाख की गवर्नमेंट वैल्यू है, तो अननेसेसरी वो 50,000 के ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स बायर को भी पेमेंट करना पड़ रहा है और सेलर को भी पेमेंट करना, जो कि अपने हिसाब से एक बहुत ज़्यादा गलत कानून अभी लेके आए हैं। अच्छा, और इसके खिलाफ हैं आप, इस कानून के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और यदि जहाँ टैक्स बर्डन की अपन बात करें तो रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम काफ़ी करते हैं, लेकिन रियल स्टेट में आपने काफ़ी हमारे भाई बंधुओं से आपने सुना होगा कि जब से हम ज़मीन लेते हैं और प्लान सैंक्शन जो पीरियड होता है वो एक लंबा पीरियड है। सिंगल विंडो सिस्टम लाना चाहिए, काफ़ी डिपार्टमेंट्स है जहाँ से हमारे को क्लियरेंसेस लाना पड़ता है, तो उसके वजह से फाइनली जो बर्डन है वो आम जनता पे आती है। जो कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में भाई संदीप ने बताया कि सीमेंट, जो कि एक हर आदमी को घर बनाने के लिए सीमेंट की दरकार होती है, उसको भी आज तक सरकार समझ नहीं पाई है कि ये इतनी कॉमन चीज़ है। 28% GST उसके अंदर है, ये एक बहुत ही गलत स्टेप है सरकार का। उसी अंतर्गत एक और दूसरे लाइन की बात बताना चाहूँगा कि 2 व्हीलर इंडस्ट्री, यहाँ पे मोटर डीलर वाले भी बैठे हैं, 2 व्हीलर के ऊपर भी 28% टैक्स है। और 2 व्हीलर की यदि अपन बात करें तो मैं चूँकि इस रियल स्टेट इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, मैं देखा हूँ और बाकी ट्रेडर्स और सभी लोग यहाँ बैठे हैं, स्टाफ, हमारे स्टाफ लेबर्स ज़्यादातर 2 व्हीलर यूज़ करने वाले हैं, जो कि एकदम मान लीजिए कि कॉमन पीपल हैं। तो उसमें 28% टैक्स जो सरकार ने लगाया है, इसका मैं कहीं भी GST जो 28% है, इसका आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्लैरिफिकेशन या व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन इन दैट। अच्छा युवराज जी, ये ई इनवॉइसिंग, ये जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक हो उनके लिए ई इनवॉइसिंग लागू है, इससे क्या फर्जी बिल्स या टैक्स चोरी रुकेगी? ठीक है, उनकी समझ है, रुक भी सकती है, क्योंकि वो बड़े व्यापारी ही ज़्यादा चोर होते हैं 100%, उनके पास मैनिपुलेशन का बहुत रास्ता है। हम लोग छोटे व्यापारी 5-10 करोड़ का टर्नओवर, हम लोग कितना चोरी कर लेंगे इसमें, और इसमें चोरी करने की जगह ही नहीं है। और 50-100-200 करोड़ का जिसका टर्नओवर है उसको तो बहुत जगह है कि अपना, हमें छोटे व्यापारी को जिसकी ओवर 5 से 10 करोड़ रुपये है उसके लिए हर चीज़ में नियम लिबरल करना पड़ेगा। आज एक सबसे बड़ी एक बात बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चर को IGST देना पड़ता है, उसको एक ही गवर्नमेंट, एक ही खाली आदमी का तलवार लटका हुआ है। हम जैसे छोटे व्यापारी को 2-2 तलवार लटकी हुई है, CGST का, IGST का। हमारे दुकान के ऊपर CGST वाला ऑफिसर भी आके डंडा मार सकता है और IGST वाला भी डंडा मार सकता है। आप सोचिए, हम जैसा छोटा व्यापारी ऐसे ही हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं माल में, मैन्युफैक्चर के सर बोल के तो माल लेते हैं, कस्टमर को सर बोल के माल बेचते हैं, फिर उनको भी आए तो उनको डंडा खाने के लिए आपको कागज दिखाओ, तो कहाँ हम लोग इतना डंडा सहन करें। मैन्युफैक्चर के लिए तो सोना हो गया, उनको तो एक आदमी से बात करना है और हमको CGST से ही बात करना है, IGST को भी खुश रखना है। तो ये हमारे लिए तो एकदम, मतलब ये समझिए, ये GST जो आया ना, ये हमारा दिन और रात सब खत्म कर दिया। छोटे व्यापारी 5 से 10 को, हम लोग ये नहीं बोलते कि बड़े व्यापारी के लिए ये अच्छा है,
क्योंकि उनका सब सिस्टमेटिक काम, जैसे हम लोग का क्या सिस्टम, खुद करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। दिन में कमाने बैठते हैं, रात को खाते हैं, घर चले जाते हैं, बस ये हमारा रूटीन है। इसमें अगर हम सरकार को भी चलाते हैं, 10 स्टाफ को भी चला रखे हैं और हमें इतना लोड दिया जा रहा है और हमें चोर बोला जाएगा, तो हम कितना दिन अपने आप को मतलब अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक ये भी है कि व्यापारियों की अगर टैक्स चोरी पकड़ी जाती है तो केस तो होगा ही, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी तक सीज हो जाएगी। ये कानून क्या, आप इसे जो नियम बना है जीएसटी के दौरान, ये बिल्कुल सही है, उचित है? कहाँ से सही? ये आप बताइए, क्योंकि इस तरह के कानून बने हैं, इस तरह के नियम बने, उसी की तो खिलाफत हो रही है। अच्छा, उसी की खिलाफ आवाज 26 तारीख को जो बंद हो रहा है, ये 26 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से जो बंद का आह्वान हुआ है, और जिसमें पूरा देश शामिल हो रहा है, छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े से बड़े शहर तक, तो वो उसी की खिलाफत है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी नियम की खिलाफत नहीं है, और भी गवर्नमेंट ने जो भी हाल फिलहाल में जो नए नए नियम कानून इंट्रोड्यूस किए हैं, जो टोटली एक ट्रेडर या व्यापारी के खिलाफ है। तो ये आप लोग ये व्यापारियों को अंधेरे में रखकर ये कानून बनाए गए हैं जो नियम? व्यापारी ऑब्वियसली कोई व्यापारी से डिस्कस तो हुआ नहीं है, ये सब उनके जीएसटी लॉज में बोलते हैं कि पहले से है, कहते हैं, तो इसको इसका प्रचार किया जाता है, पहले इस विषय में प्रचार किया जाता है, बताया गया था ना, कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये इसको सीधा सीधी बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इस बजट में अगर ये बहुमत की सरकार है, जब बजट में इंट्रोड्यूस्ड है, और अगर सरकार ने हमारी बात अनसुनी की किसी भी तरह से, तो वो लोग ऑब्वियसली इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, मगर हम अपनी आवाज़ एकदम ऊंची फिनांस मिनिस्टर तक पहुंचा रहे हैं, जो भी चैनल हो उसके थ्रू, और इसका पूरी एडी जोटी के जोड़ लगाकर हम इसका अपोज कर रहे हैं। समर्थन भाई, हमारी प्रॉपर्टी अटैच करने का क्या मतलब? आपको टैक्स चाहिए अगर आपको लगता है कि हमने कोई चोरी की है, हम बाकायदा आपके पास सब तरह के मॉड्यूल्स हैं, आप उनको प्रोसिक्यूट कीजिए। जो आचार संहिता है, जो आपका कानून बोलता है, उस हिसाब से जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लो। मगर प्रॉपर्टी अटैच करने का क्या मतलब? हमारे घर बार अटैच करने का क्या मतलब? हमारे बैंक अकाउंट्स अटैच करने का क्या मतलब? व्यापारी ऐसा ही कसा हुआ है, ऐसे ही मरा हुआ है, उसको और पचा के और फंसा के वो मानसिक उसका तनाव दे के और शोषण करके क्या निकाल देगी सरकार? आप खुद बताइए, आप किसी के भी मान लो नोटिस आ जाए, आपका एक फलना फलना केस चल रहा है, और ये फलना केस के चक्कर में आपका घर अटैच हो रहा है, तो वो जो जेन्युइनली उस केस को लड़ना है, वो भी क्या लड़ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उसके मानसिक तनाव इतना ज़्यादा आ जाएगा और अगर ये लागू हुआ तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये जो पूरे देश में सुसाइड्स का जो केसेस है, नंबर आत्महत्या के जो केसेस है, वो बेतहाशा बढ़ेंगे, और इसके लिए पूरी जिम्मेदार सरकार ही होगी। तो अगर इसको अवॉइड करना है इस सिचुएशन को, तो मत लाएं ऐसा कानून। ये बिल्कुल काला कानून है, ऐसा ड्रकोनियन लॉ बिल्कुल भी हमारे नहीं है। जैसा हमारे सीए गौरव शर्मा जी ने अभी कहा कि 1% लोगों के लिए 99% लोगों को ये उसी ब्रैकेट में नहीं डाला जा सकता है, उसी तरह से उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। इनके लिए सोचें, रिलैक्सेशन लाएं, सही तरह से कानून को अमल करें। कहने का गौरीशंकर जी, समीक्षा होनी चाहिए जीएसटी पर, समीक्षा होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं, समस्या भी होनी चाहिए। व्यापारी हो, देखिए व्यापारी जो वर्ग है, आप हमारे जो आने वाली जनरेशन व्यापार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों। कारण व्यापारी, देखिए आज के डेट में 99% व्यापारी चोर नहीं है। हमारे जो व्यापारी बच्चे लोग हैं एकदम डिसिप्लिन हैं, मेंटेन करते हैं कि हमें काम 2 नंबरी करना नहीं है। सारे आदमी आज की डेट में एक सिस्टम में खाली वो चाहते हैं कि कोई ऑफिसर आके बदमाशी ना करे, बस ये आश्वासन मिले तो मैं बोलूँगा ट्रेड जैसा काम लोगों को रोज़गार दे सकता है, कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती है। इतना बड़ा रोज़गार मिल सकता है। आज इतने लोगों की अपने काम की कमियां हैं, हम लोग दे नहीं पाते हैं, कारण शिक्षित नहीं है, और शिक्षित की कमी है। आप हम इच्छा करके भी लगे तो हम नहीं कराना चाहते हैं, भाई दरकार पड़ता है तो क्यों रखें। आदमी को इतना बर्डन लेके बिजनेस नहीं किया जा सकता आज की डेट में, और गवर्नमेंट नहीं सुधरेगी, इसको नहीं ठीक करेगी, तो हम लोग कहीं भी वर्ल्ड के लेवल पर नहीं आ पाएंगे। गौरव जी, एक प्रावधान और एक आया है। ये प्रावधान ये है कि GSTR 1 और 3B में अंतर होने पर टैक्स ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर सकता है। क्या ये उलझाने वाला काम नहीं है? देखिए, वही वाला 1% 99%। गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो रही थी, सब लोग अपना GSTR 1 लगा दे रहे थे, उससे क्या होता है सामने वाले को इनपुट मिल जाता है, और 3B नहीं लगा रहे थे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा था। सामने वाले ने इनपुट भी ले लिया, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिला, तो रोकना तो पड़ेगा ही, है ना। उसके लिए प्रावधान। अब इसमें क्या होता है, कितनी बार दिक्कत क्या आती है
कि 3B आप तभी लगा सकते जब आपके पास पैसे हों। सपोज़ कीजिए आपकी लाइबिलिटी आई 1 लाख रुपए की और आपके पास 99,000 रुपीज़ इनपुट है, तो आपको देना 1 लाख रुपये, आप 3B तब लगाएंगे। लेकिन उस समय आपके पास वो 1 लाख रुपए नहीं है, उस समय हो सकता है वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज जो भी है, तो आप उस कारण से वो नहीं लगा सक रहे। 99,000 तो आपके पास हैं इनपुट में, 1 लाख नहीं है। तो GST जब आई थी उस समय ये कानून था, आप रिटर्न लगा सकेंगे 3B भी पेमेंट का बाद में, लेकिन बाद में 3B आ गया, पहले 3 था फिर 3B आ गया, इसीलिए ये दिक्कत आई है। अब 1 लाख के कारण अब मेरा पूरा 1 लाख का छूट जा रहा है और प्लस मेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने जा रहे हैं। तो क्या ना, मैं वही बोला कि GST जो एक्ट है, मैं और ऐड करता हूँ, बहुत ही सुंदर कानून है, बहुत नया है, बहुत ही सुंदर कानून। इसमें खामियां तो बहुत हैं, गवर्नमेंट को कितनी चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसलिए जेन्युइन कंसर्न्स हैं ट्रेड एसोसिएशंस का, गवर्नमेंट को उसको सुलझाना भी चाहिए, ठीक करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें हम, अगर गवर्नमेंट वो सब चीज़ ठीक कर लेती हैं और सबको चोर नहीं समझती हैं, अगर मैं दोबारा मैं बोलूँगा सबको चोर नहीं समझती 1% के लिए 99% को, तो बहुत ही सुंदर एक्ट है। देखिए सीमलेस क्रेडिट फ्लो है, ठीक है। और दिक्कत अगर देखी जाए ना तो मैन्युफैक्चरर को सबसे ज़्यादा भी है, मैन्युफैक्चरर को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उसके लिए तो आप माने बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उसको तो बहुत सारा चीज़ देखना है। और नहीं, कैसे मैन्युफैक्चर जो आपके लिए दिक्कत है उसके लिए वही दिक्कत, उसको भी इनपुट लेना है, वो कहीं से तो देखिए, खरीदे। आप मैन्युफैक्चर वाले का आप जाइए, मतलब बैकग्राउंड में जाइए, वैट में जाइए, 100% श्योर था उनको एक्साइज का एक बहुत बड़ा तलवार था ये। आप एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं नहीं बोलूँगा, पुराने कोई भी मैन्युफैक्चर से आप बात कीजिए, एक्साइज वाला दुकान में जिस दिन उसका फैक्ट्री में आ जाता था वो 3 दिन खाना नहीं खाता था। ये 100% सच्चाई है। मैं ये प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी हम लोग देखिए मैन्युफैक्चर से काम पड़ते रहता है, वो लोग आज इतने फ्रेंकली बात करते हैं। आज के उनके लिए इतना इजी टैक्स हो गया, आप खुद सोचिए, वो आज दिल्ली से माल भेज रहा है, मान लीजिए IGST ला के भेज रहा है, उसको GST को मतलब चोरी अगर वो करता है। ये मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो माने विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2 है, एक स्टेट है एक सेंट्रल है। हाँ। आप चाहे अगर IGST भी लगा रहे हैं ना तो भी दोनों जन इन्वॉल्व हैं। आप स्टेट वहीं पे इन्वॉल्व है, माने IGST एक फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट हो गया, लेकिन ये डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ GST जो है डुअल कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल और स्टेट। आप चाहे IGST लगाओ चाहे आप CGST SGST लगाओ, डिपार्टमेंट दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे, IGST का अलग डिपार्टमेंट नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखिएगा, प्रैक्टिकल में जाएंगे ना, आज मान लीजिए कोई दिल्ली से मैं माल मंगाया तो CGST वाला दिल्ली जाकर रेड नहीं मारेगा। प्रैक्टिकल में आएंगे तो आप बोल दिए भाषा में, वहाँ पे उसकी CGST है, तो वहाँ पे CGST वाला, ये बंगाल गवर्नमेंट का CGST वहाँ अगर वो गलत भी किया है, जैसे उसने माल कम भेजा, आज जैसे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, दिल्ली से माल आया, मेरा UP बॉर्डर में पकड़ लिया, अब वो लोग ट्रांसपोर्टर से बार्गेनिंग करके ये बोलते हैं कि आपको आना पड़ेगा, हमें बुलाते हैं। अब मैं कैसे जाऊँगा, आज मैं अकेला व्यापारी, हिसाब तो वो बनता है कि उसको आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ का वहाँ का आदमी बोलता है हम लोग आपको जानते हैं, तो वो हम लोग को बुलाने की कोशिश करता है। पहला बात, ये सब चीज़ के लिए आपको वो सामान, आपको डिस्टिनेशन, CGST IGST यहाँ भी है, आपको वो सामान डिस्टिनेशन भेजिए ना, आपके डिपार्टमेंट के तो आदमी हैं, यहाँ पे बुलाइए, हम यहाँ पे आएंगे, गलती देखेंगे, तब तो 2 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल मैं मेरिट कैसे जाऊँगा, कोई भी सामान पकड़, आजकल तो कहीं भी गाड़ी खोल सके ये लोग रख लेते हैं, सीज कर लेते हैं और बोलते हैं बुलाओ भाई पार्टी को, मंगाने वाला कौन है उसको बुलाओ। ये बहुत बड़ी समस्या है। और आप ये बोल रहे, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा मैन्युफैक्चर के लिए सिंपली हुआ तो खराब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उनको जो, मैंने एक ही बात पे प्रेस, उनको जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देना चाहती है, हम उसके लायक, हम भी आशा करते हैं हमें भी वो फैसिलिटी मिले। हम कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, हमारे वो बड़े भाई हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 100% वो बड़े रहेंगे, कि वो बनाते हैं तो हम लोग बेच पाते हैं, वो नहीं बनाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं बेच पाएंगे। तो वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको बड़े भाई को अगर आप लोग बड़ी नज़र से देख रहे हैं, अच्छे नज़र से देख रहे हैं, तो छोटा भाई को भी आप उस नज़र से देखिए, उसको भी सिंपल में लाइए, उसको ऐसे लाइए कि बेचारा छोटा आदमी है, इसको तो और फैसिलिटी दो। अगर छोटा भाई, बड़ा भाई का तो ये कर्तव्य है कि भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोटा भाई को बचाओ, छोटा भाई बचेगा तो मेरा फैक्ट्री अपने बचेगा। कहने का अर्थ यही आ जाता है। अच्छा गौरी शंकर जी, एक ये है कि ट्रांजिट के समय अगर जो माल जब्ती होती है, उस केस में आप चाहे सही हो या गलत हो, छोटी सी गलती पर भी पेनल्टी का 25% जमा करना पड़ेगा, तो ये क्या है? देखिए अभी क्या रूल्स, अभी तक जो रूल्स अप्रैल से चेंज हो जाएंगे। अभी तक मान लीजिए 18% टैक्स है, आपको 36% तो पेनल्टी का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद 18% आप टैक्स जमा देख के फिर क्रेडिट ले सकते हो, तो आपको 36% टैक्स लग गया। नेक्स्ट जब आएगा बजट 1 अप्रैल के बाद से आपको 54% टैक्स की लायबिलिटी आएगी, 54%, माने आपको 18% तब मिलेगा फिर जाके। ये कौन सा रूल्स है? गवर्नमेंट 3 माने टैक्स का 3 टाइम्स हमें फिर देना पड़ेगा, 18 का 54% देना पड़ेगा
और फिर 18% हमको रिवर्स लेने के लिए देना पड़ेगा। ये कहाँ संभव है? जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें ये बताया गया कि 200% पेनल्टी जो लगेगी, अब टैक्स नहीं लगेगा, वो ख़त्म हो जा रहा है भैया, अभी सिर्फ पेनल्टी लगेगी 200% आपका ऑफ द टैक्स पेबल अमाउंट लगेगी। देखिए हार्श प्रोविज़न है, प्लस आपने जो 25% वाला वो अलग है थोड़ा। उसमें क्या है, अगर आपको सपोज़ कीजिए ऑफिसर ने गलत कर दिया, अब आपको अपील में जाना है, अपील में जाने के लिए भी आपको जो पेनल्टी अमाउंट उसका 25% देना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जा सकेंगे। तो वो ये प्रोविजन अभी तक आए नहीं है, जैसे भैया ने कहा ये आएंगे, फिनेंस बिल पास हो जाएगा उसके बाद आएंगे। देखिए मेरे हिसाब से कानून जो आता है वो भी बहुत मशक्क़त सोच विचार करने के बाद आता है। ये सब मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये सब कानून नहीं आने चाहिए, लेकिन इसके लिए ट्रेड रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। सेकेंडली जीएसटी इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्ट। सीमलेस जीएसटी जो आया था ना, 1 पॉइंट टैक्सेशन के लिए नहीं आया था, ये आया इसलिए था कि आपका क्रेडिट इधर से उधर पास ऑन हो। जीएसटी में मैन्युफैक्चर ट्रेडर अलग अलग कुछ नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। एक्साइज में हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर अलग होता था, ये अलग। इसमें जो भी प्रोविजन है सब एक हैं, माने पक्षपात नहीं है कि उसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। यही तो विडंबना है कि मैन्युफैक्चर का मार्जिन डबल 10 गुना होता है। आज 10 रुपया का आज सारा खर्चा सर्वाइव कर लेगा। आप मेरी बात सुनिए, इनका कहना है कि दोनों को एक ही। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चर के लिए अच्छा तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये बोले ना सबके लिए एक ही है, ये बात ठीक है। लेकिन हमारा भी हम जो कैपेसिटी है ना, मैं अपना धंधा चलाऊंगा तो मेरा एक मार्जिन है, मैं जो भी खर्चा बनेगा तो मेरा धंधा पे लगेगा ना। आज मेरा जो मार्जिन है 5%, 4% कंपनी वाले जो मार्जिन दे रखे हैं, किसी से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में काम करते हैं सबको पता है कितना परसेंटेज काम मार्जिन देते हैं, वो लोग खुद फिक्स करते हैं। और हमें आपसे कुछ, हम देने वालों में से, हम लेने वालों में से नहीं। चलते चलते हमें भी कुछ दे दीजिए, कितने अंक प्रदान कर रहे हैं? 10 में 10। बिजू जी आप बताइए, आप जी। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग जो ट्रेडर्स के लिए आपने सोचा और ये प्रोग्राम आयोजित किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 अंक से नीचे होना नहीं चाहिए। 10 अंक तो बनता ही है, तो 10 पे 10 मैं ज़रूर दूंगा। तो देखिए, ये थे समाज के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधि। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन स्थायी चीज़ है, चाहे वो ब्रह्मांड का हो या मानव जीवन से संबंधित हो। जीएसटी भी उसी का एक पर्यायवाची है। लगातार जीएसटी में परिवर्तन हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। सरकार कमियां दूर करने की कोशिश कर रही है, विवाद खत्म हो इसकी भी कोशिश की जा रही है, परंतु कोरोना के कारण व्यापारी वर्ग ऐसे ही टूटा हुआ था। अब जीएसटी ने इनकी कमर बुरी तरह से तोड़ दी। इसके लिए 26 फरवरी को भारत बंद व्यापारिक क्षेत्र में बुलाया गया है और व्यापारिक क्षेत्र के सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। हम भी आशा करते हैं जीएसटी का जो समाधान है भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और जल्द से जल्द ये समाधान निकले और व्यापारियों को राहत मिले और देश की उन्नति में भी सभी भारतवासी अपना योगदान दे सके। इसी प्रकार की खबरों के लिए और चर्चा के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक मैं समाज के सारे प्रतिनिधियों को नमस्कार करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।